सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ 2 दादी माँ। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ में पढ़ा था कि लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने बचपन में दादी से जुड़ी हुई यादें बता रहे हैं। हमने देखा, उन्होंने बताया था कि मनुष्य की कमज़ोरी है कि वो थोड़ी सी कठिनाई आने पर घबरा जाता है। लेखक कहता है कि जब मैं घबरा जाता था तो मुझे मेरी दादी की याद आती थी। गांव में कैसा माहौल होता है, बारिश के दिनों में बारिश होती है, चारों तरफ पानी होता है, कीचड़ होता है, तरह तरह की घास और उनके बीज पानी में सड़ जाते हैं और बदबू आती रहती है। बारिश के महीने में जब बारिश होती है तो बच्चे उसमें खूब नहाते हैं और नहाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, लेखक उसी पानी में नहाए तो बीमार हो गए, बुखार आ गया और इतना तेज कि उतरा ही नहीं। तो उनकी दादी उनके पास में आती है। दादी जो कि एक बूढ़ी औरत है, नहा कर के आई है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, दुबला पतला शरीर है और अभी अभी नहा कर के आई है, इसलिए बालों से पानी टपक रहा है। आते ही वो लेखक का सर और पेट छू कर के देखती है कि बुखार कितना है। उसके बाद में अपनी धोती के आंचल से गांठ खोलकर किसी बाबा के चबूतरे से लाई हुई मिट्टी मुंह में डालती है, माथे पर लगाती है। ऐसे ही दिन रात वो चारपाई के पास में बैठी रहती है और ध्यान रखती है। कभी क्या और कभी क्या, तरह तरह के देसी नुस्खे जो आमतौर पर गांव में घरों में लोग अपनाते हैं वो सारे करती है और घर वालों से तरह तरह के प्रश्न भी पूछती है और पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। तो ये सारी बातें हमने अब तक पढ़ी। आगे जो दिया हुआ अब मैं वो पढ़ता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने के साथ ही मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताता हुआ चलूँगा, तो आप समझते रहिएगा। यदि समझ न आए तो ऑडियो को फिर से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं, कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव, ध्यान देना, एक शब्द आया है गवई गांव। गवई गांव तो आप समझते होंगे गांव क्या होता है। एक विशेष प्रकार के परिस्थितियों वाले रहने के स्थान को गांव कहा जाता है, जो शहरों की भीड़ भाड़ आदि से दूर होता है। गवई गांव वालों के जैसा। तो गांव वाले जो तरह तरह की दवाएं काम में लेते हैं, देसी जड़ी बूटियाँ जो स्थानीय रूप में मिलती है, या फिर रसोई में जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं उनमें से ही कुछ चीज़ों को दवाइयों के रूप में काम में ले लेते हैं। ऐसी ही 50 किस्म की दवाओं के नाम दादी को पता थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वह भी वही काम, अर्थात गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी उसके यहाँ पहुंच जाती उसको दवाई देने के लिए। और क्या क्या करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, अर्थात छू करके देखना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, अर्थात बता देती कि इसको तो ये समस्या, इसको मलेरिया है, इसको निमोनिया है, इसको सरसाम है, या फिर इसको तो भूत का साया है। ऐसा भी दादी बता देती थी। आगे देखिए, महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। जब देश में महामारी फैली या फिर अकाल आदि का समय आया या और कोई संकट जब भी आया, तब दादी रोज़ रोज़ क्या करती थी उसके बारे में बताया गया है कि रोज़ सुबह उठती, स्नान करती, उसके बाद में लवंग, काली मिर्च, ऐसे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये लवंग, जिसको हम लोग आमतौर पर लौंग बोलते हैं, वो है। गुड़ मिश्रित जलधार, पानी में
गुड़ को मिक्स करके और उसकी धारा यानी जल को ऊपर से गिराना। गुग्गल ये भी एक प्रकार की देसी दवाई होती है। और धूप ये आमतौर पर घरों में देवताओं आदि की पूजा करते समय अग्नि में डालने के काम में आती है। तो ये सारी चीज़ें वो प्रयोग में लेती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, अर्थात दादी सफाई बहुत अच्छी रखती थी। देखिए आगे क्या होता है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अर्थात वो सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए कभी कभी जैसे दवा में देर हो गई तो चिल्लाती, अरे दवा अभी तक नहीं आई। मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो बोलती जल्दी लाओ। और कभी चादर या गिलाफ, चादर और गिलाफ ओढ़ने और बिछाने के जो वस्त्र होते हैं उनको कहा जाता है, तो पागल हो जाती क्योंकि वो गंदे लगते तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सर की शीशी भी तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। तिताई मतलब कड़वाहट। कुनेन मिक्सर ये एक दवाई का नाम है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया और बुखार मुझे अब भी आता है, और बुखार आता है तो नौकर पानी पिला देता है, मेष महाराज मतलब खाना बनाने वाले खिचड़ी या साबू बना के दे देते हैं, डॉक्टर आके नाड़ी देख जाता है और कुनिन वाली दवाई देता है, और उस दवाई की कड़वाहट से बुखार भाग भी जाता है। लेकिन पहले जैसा बुखार को आने में मज़ा आता था वैसा अब बुखार को बुलाने में जी नहीं होता, अर्थात मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती है। लेखक ऐसा कह के ये बताना चाहते हैं कि पहले जब बुखार आता था तो दादी बहुत ध्यान रखती थी, दादी बहुत सेवा करती थी, दादी बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो बुखार अच्छा लगता था। बुखार अब भी आता है लेकिन अब दादी नहीं हो तो इसलिए वो सारा स्नेह और प्रेम भी नहीं है, इसलिए अब बुखार आता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। आगे देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सर पर उठा लेना अर्थात सब लोगों को कुछ न कुछ कहते रहना, चिल्लाते रहना, काम बताते रहना और भागते दौड़ते रहना। सिर पर उठा लेना एक मुहावरा है। तो घर में कोई व्यक्ति है जिनका नाम है किशन भैया, जब उनकी शादी ठीक हुई अर्थात शादी तय हुई, तब पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन अर्थात घर में शादी है तो ढेर सारे काम हैं, इसलिए एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। ऐसा दादी बोलती कि मैं ही सारे काम अपने हाथ से करती हूँ, यदि मैं ना करूँ तो कोई काम होगा ही नहीं। यहाँ तो जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है। सच्चाई भी लेखक ने बता दी कि दादी माँ असल में कुछ करती नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या बोलती है कि सारे काम मैं मेरे हाथ से ही करती हूँ। ऐसा क्यों है आगे देखते हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है, अर्थात यदि वो किसी काम में जाकर के बोले ना कि ऐसा करो तो फिर उस काम में क्या हो जाती थी, विलंब। विलंब मतलब होता है देर हो जाना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेट हो जाना। तो दादी जब तक पहुँचे नहीं तब तक काम शुरू नहीं होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर से आए होंगे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार मतलब घर के बाहर वाला एरिया, जहाँ से घर के बाहर या घर के अंदर आया जाया जाता है। तो वहाँ किसी पर बिगड़ रही थी अर्थात किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो दादी माँ किस पर बिगड़ रही है, रामी की चाची पर। क्या कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। ध्यान दो, यहाँ पर दादी रामी की चाची जिसका कि नाम धन्नो है उस पर बिगड़ रही है। पढ़ कर के आपको पता लग गया होगा
कि दादी ने धन्नो को कुछ पैसे उधार दिए होंगे और धन्नो ने वो पैसे वापस नहीं दिए। तो दादी उससे कह रही है कि भैया मेरे पैसे दो, जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुम मांगने आई, तब तो कैसे मेरे पैरों में नाक रगड़ रही थी और कह रही थी कि एक एक पाई दे दूँगी, और अब कह रही हो कल दूँगी, परसों दूँगी, आज दूँगी, फसल में दूँगी। अरे क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अर्थात तेरी फसल आ तो गई, अब तो मेरा पैसा दे। अब देखते हैं धन्नो क्या बोलती है। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और क्या बोली, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार मतलब कार्य पूरा होना। तो बेटी की शादी है, घर में पैसों की ज़रूरत है, यदि आप दया नहीं करेंगी तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। तो दादी क्या बोलती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ऐसा लेखक ने दादी से कहा कि अरे दादी जाने दो ना, है बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी क्या बोली, चल चल, चलाए समझाने। अर्थात दादी ने लेखक को डांट दिया। अब आगे लेखक क्या कह रहा है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देख ना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। अब जरा समझना ध्यान से, यहाँ क्या हुआ। लेखक एक दिन रास्ते में जा रहे थे तो उनको वो धन्नो चाची मिल गई, जिसको उस दिन दादी पैसों के लिए डांट रही थी ना, वही। तो लेखक के सामने वो बोलने लगी, अरे भैया तेरी दादी तो बहुत अच्छी है, पूतो फलो दूधो नहाओ। ऐसा आशीर्वाद आमतौर पर गाँव में स्त्रियाँ एक दूसरे को देते हुए देखी जाती हैं। पूतो फलो दूधो नहाओ का अर्थ होता है कि आपके खूब सारे बच्चे हों और आपके पास में कभी भी धन संपदा की कोई कमी ना हो। तो लेखक ने पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची, आज इतनी खुश कैसे लग रही हो? तो उसने विवल होकर कहा, विवल होना मतलब खुशी के मारे आंसू आ जाना। तो बोली उऋण हो गई बेटा। उऋण हो जाना मतलब ऋण चुका देना, उधारी चुका देना। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। ये मालकिन कौन है? लेखक की दादी। कल ही आई थी, क्या बोल के गई, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, अर्थात पहले जो उधार लिया हुआ था वो सब माफ़ कर दिया, बोला मत दे, और ऊपर से उल्टा 10 रुपये का नोट और दे गई। और क्या बोल के गई दादी, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, अर्थात तेरी बेटी जिसकी शादी है उसको तू ये मान कि वो मेरी बेटी है, इसलिए 10-5 के लिए हंसाई ना हो। अर्थात कहीं 10-5 रुपये की कमी आए और उस कारण से लोग हंसें, मजाक बनाएं कि अरे धन्नो की बेटी की शादी में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, तो ऐसी हंसाई ना हो, इसलिए तू ये पैसे रख ले। और फिर धन्नो दादी के लिए बोलती है कि बेटा वो तो देवता है, तेरी दादी तो देवता है। तो लेखक ने पूछा, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी दादी तुम्हें? तो वो क्या बोली, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अर्थात धन्नो ने दादी के लिए कहा कि वो तो बड़े लोगों का काम है, उन्होंने हमें रुपया दिया है, हम उनको वापस नहीं दे रहे हैं, तो बदले में थोड़ा डांट तो ले। अब डांटे भी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें पैसे देने का। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक मन ही मन में हंसने लगी कि अरे ये क्या बात हुई, बेकार में डांट पड़ती रहती है क्या। इससे आगे क्या होगा वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया है बच्चों उसको आप लोग यदि समझ ना आए तो फिर से सुनिएगा। आज के पढ़ाए हुए अंश में से मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, आपको उनके उत्तर लिख करके बताने हैं। थैंक यू।